गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? आई एम फाइन। अच्छा, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीसरी वाली अभिक्रिया का प्रकार, वो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाम तो स्पष्ट है यस सर। कि विस्थापन क्या होता है। इसमें एक पदार्थ मतलब कोई भी एक तत्व या दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित करते हों या एक ही तत्व किसी दूसरे को विस्थापित करता है। आज साधारण रूप से समझेंगे क्या होता है ये वास्तव में। देखिए, जब भी एक कुछ डेमो चला रहा हूँ, मान लो जिंक का क्रिया करवा रहे हैं, ऐसे जिंक प्लस, ध्यान दीजिएगा, सोडियम Na2SO4। अगर जिंक का सोडियम सल्फेट से क्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार का हम पहले भी अभिक्रिया बना चुके हैं। किस प्रकार से क्रिया होता था? जब दोनों पदार्थों में धातु, इसमें का सोडियम धातु और ये भी धातु है, तो जब ये धातु और ये धातु में तुलना करते हैं कि कौन अधिक क्रियाशील है, तो जो अधिकतम क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है और इस वाले मूलक से क्रिया कर लेता है। मतलब ये जिंक किससे क्रिया करेगा? SO4 वाले मूलक से, और सोडियम क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि यह अधिक क्रियाशील धातु है। मैं इसके अभिक्रियाशीलता की दर को आपको लिखवा दूंगा और उसमें आपको ये दिखना होगा कि कौन अधिक क्रियाशील है। उसी के आधार पर ये समीकरण बनाना या रासायनिक अभिक्रिया करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, यह जो चीज़ पढ़ रहे हैं यह उसी सिद्धांत पर आधारित है कि कौन किसको विस्थापित करता है, कौन किसको विस्थापित नहीं करता है। तो जिंक ने सल्फेट से क्रिया किया, तो बताइए जिंक का संयोजकता कितना कितना है? +2 Zn +2 और कुछ नहीं, और कुछ सही नहीं। होता है। बस तो मतलब ये हुआ कि Zn2+ है और SO4-2 है। दोनों धनावेश ऋणावेश समान आवेश में है, कैंसिल हो गया, तो ZnSO4 बन गया। तो यहाँ बना सकते हैं ZnSO4 और प्लस में क्या लिखेंगे? सोडियम धातु। सोडियम किसी गैस में नहीं होता, और तू नहीं लिखेंगे। नहीं। Na2 यहाँ तो इस यौगिक के साथ अपने नियमबद्ध क्रिया हुआ है, अभी विस्थापित होता है। तो यदि सोडियम गैस हो तो सोडियम गैस के रूप में लिखेंगे, अगर नहीं है तो परमाणु के रूप में लिखो। जैसे ऑक्सीजन देखते हो ना, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है तो ऑक्सीजन परमाणु नहीं लिखा जाता है, मतलब कि O लिख करके हम लोग नहीं दिखाते हैं, बल्कि उस ऑक्सीजन का क्या होता है? गैस होता है, इसलिए उसको हमेशा O2 लिखकर दिखाते हैं। मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन की चीज़ें जो अधिक सूचनात्मक बनाया जाता है उसमें लिखवाया था आपको जी। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के अणुओं के रूप में लिखाया जाता है, परमाणुओं को उनके अणु के रूप में लिखाया जाता है। अगर है तो मूल रूप में, तो ये मूल रूप उसका होता है ऑक्सीजन का, उसको उसी में रूप में लिखना है। वैसे यहाँ पर तो ये समझ गए क्या हो रहा है? देखो, इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो आंसर है विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जिंक क्या कर रहा है? सोडियम को विस्थापित कर रहा है, तो ये एक ही केवल विस्थापित हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसके दो प्रकार होते हैं। पहला एकल विस्थापन और दूसरा द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में केवल एक ही परमाणु विस्थापित होता है। तो कौन विस्थापित हो रहा है? Na2 सोडियम। अगर दोनों तरफ से होता, इसमें भी, तो वो द्विविस्थापन कहलाता है। तो चलो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे। सिंपल है, इस अभिक्रिया को पढ़ जाओगे ना एक बार में समझ जाओगे। नाम तो क्लियर है, आसान से परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देने के लिए क्या करना पड़ेगा? रसायन विज्ञान की भाषा में बोलना पड़ेगा। ठीक देखिए एक बार मैं बोल देता हूँ क्या होता है ये।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है, मतलब अधिक क्रियाशील वाला और कम क्रियाशील वाला। तो मैं ये सारी जो अभिक्रियाशीलता की दर वाला जो टेबल है उसको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को भी लिखवा देता हूँ। तो चलिए इसके बारे में लिखेंगे, विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं मतलब अपने ही उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। बिल्कुल आसान है। यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला ए नंबर हेडिंग डालेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, नोट बना करके रखेंगे तो अच्छी तरह से एग्जाम में रिवीजन होगा, ढूंढना ना पड़े। आप लोग तैयार है ना? ठीक। एकल विस्थापन अगर इसकी परिभाषा याद कर गए तो एकल विस्थापन अभिक्रिया का चाहे द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी परिभाषा याद हो जाएगा। एकल
एक तत्व विस्थापित होता है, दोनों तरफ से दो तत्व विस्थापित होते हैं। यह है देखेंगे जिस अभिक्रिया में, जिस विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व किसी एक ही कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान प्राप्त कर लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, जैसे जैसे कॉपर सल्फेट में आयरन के द्वारा कॉपर का विस्थापन, कॉपर और आयरन, तो आयरन अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयरन के द्वारा कॉपर का विस्थापन होता है। आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया, यहाँ कॉपर अलग, साथ में आयरन जो है ना, यानी कि इसको हम अधिक संयोजकता लेकर बनाएंगे, संयोजकता, तो Fe2+ लेकर बनाएंगे तो FeSO4 बन जाएगा। ये एक्वियस है, जली विलयन, ये जल में घुल जाता है, ये भी जल में घुल जाता है, तो ये दोनों क्या हैं, जल में घुलनशील है। और ये ठोस होता है, आयरन लोहा ठोस होता ही है, और साथ में कॉपर भी ठोस, यानी कॉपर सॉलिड है। अब ये सॉलिड अलग हो गया, ठीक। आयरन सॉलिड है, तो इसको इस कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं, तो ये जली विलयन है, तो आयरन तो इसमें घुलेगा ही,
वास्तव में जो आयरन होता है ना, आयरन का बुरादा लेते हैं, तो जैसे काटते हैं लोहे को तो उसमें से बुरादा निकलता है, उसको अगर हम कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं तो ये कॉपर को अलग करता है। ठीक, ऐसा इसका व्यवहार है, अधिक क्रियाशील है। तो इस तरह से आयरन प्लस कॉपर सल्फेट मिलाने पर फेरस सल्फेट, यानी कि इसको बोलते हैं फेरिक सल्फेट। ये नहीं कहा है कि फेरस बनाइए कि फेरिक बनाइए, क्या बना है यहाँ पर, फेरिक बनाया ना, अधिकतम संयोजक तल का बनाना है, तो फेरिक सल्फेट बन गया और प्लस में कॉपर धातु बन गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये है आयरन, आयरन कॉपर सल्फेट। अच्छा, ये कॉपर सल्फेट है या क्यूप्रिक है, क्यूप्रस है, कौन बताइए। CuSO4 लिखा है, क्यूप्रिक है या क्यूप्रस है? क्यूप्रस है। क्यूप्रिक है। क्यूप्रिक है। कैसी, देखिए Cu प्लस होता है और Cu2 प्लस होता है, तो अधिकतम लेकर बनाया गया है। और यहाँ पर जो SO4 लिखेंगे उसकी -2 संयोजकता और ये +2 संयोजक कैंसिल, तो Cu और SO4 ही बचा, वही है। तो अधिकतम वाले को क्यूप्रिक बोलते हैं, बनाना क्यूप्रिक, ये क्यूप्रिक है और ये फेरिक है। ठीक, तो इसको लिखेंगे क्यूप्रिक सल्फेट। ये क्या है, फेरिक सल्फेट। और ये क्या है, कॉपर। अलग हो गया, सॉलिड है, ठोस से अलग हो गया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसका और एग्जाम्पल लेते हैं, इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल है जिंक। इसको अभी बनाया था और जिंक को मिलाते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है या ये क्यूप्रिक सल्फेट है, क्यूप्रिक सल्फेट। तो समझ जाइए कि अगर ये क्यूप्रिक सल्फेट है तो इस जिंक का भी क्या बनेगा, केवल जिंक ही होता है, जिंक सल्फेट ही बनेगा। जिंक कॉपर को भी स्थापित किया तो ZnSO4 बनेगा, पता है ना, Zn2+ होता है और वो SO4 माइनस पा लेते, कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस ये कॉपर क्या हो गया, अलग, तो ये सॉलिड होता है और ये एक्वियस होता है, जली विलेन, और ये भी एक्वियस है। जितने भी सल्फेट हैं वो जली विलेन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नहीं पता होगा तो उसको समझ सकते हैं, लिख देंगे। और ये जिंक तो जानते ही हैं, जिंक क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक, इस प्रकार से ये भी बन गया। तो लिख दीजिए जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है, इसमें कॉपर सल्फेट लिखा है लेकिन हम इसको मानते हैं क्यूप्रिक जिंक, और ये है क्यूप्रिक, या इसको कॉपर सल्फेट ही बोल सकते हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में तो हम क्यूप्रिक सल्फेट लिखते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट। और ये है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये है कॉपर अलग हो गया है। ठीक, इसी प्रकार से और एग्जांपल देता हूँ। लेड को Pb होता है ना, लेड, और इसको क्यूप्रिक क्लोराइड से क्रिया करवाइए। ठीक, कॉपर क्लोराइड बोल सकते हैं इसको। ये है लेड, बताइए लेड की संयोजकता Pb कितना, लेड का Pb लिखवाया तो नहीं होगा, निकाल सकते हैं। 2+, और अधिक है, कम है, ना कम है ना, ना। 2 ही है बस। चलिए बनाते हैं क्यूप्रिक, इसको कॉपर भी बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, एक कॉपर भी बोल सकते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड है। ठीक है, अच्छा बनाइए, देखिए आसान से बनाना है ना। Pb क्या है, 2+, और Pb जब कॉपर को विस्थापित कर दिया तो क्या बन गया, PbCl। क्लोरीन के साथ क्या करेगा, तो क्लोरीन का होता है माइनस, इसका होता है 2, तो ये गया Cl के नीचे और इसका बना गया Pb के नीचे, तो क्या बन गया, PbCl2 और प्लस कॉपर विस्थापित हो गया, तो सॉलिड होगा ना, कॉपर सॉलिड होगा, और बाकी सब ये क्या होंगी, एक्वियस होंगे, जली विलेन, जल में घुल जाते हैं।
अगर जल में घोलते हैं तभी इसका ये मतलब क्या आता है? सॉलिड का यस का मतलब क्या आता है? क्या ये सॉलिड का मतलब क्या आता है? सॉलिड कठोर ठोस मजबूत। एक्यू क्यू का मतलब पूछ रहा है। किसका इसका हाँ एक्वियस मतलब जलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब जो जल में घुल जाता है। खुल जाता है। जैसे मान लो कोई भी एक पदार्थ ऐसा है जो जल में घुलता हो। चीनी है ना, हाँ, वो एक्वियस होता है चीनी, क्योंकि इसको पानी में डालेंगे तो घुल जाएगा, जैसे नमक। नहीं लाएंगे तो भी आराम से घुलेगा, कोई बहुत समय लगेगा। जैसे नमक। और लोहा है, जलीय विलयन नहीं है, डालेंगे तो नहीं घुलेगा, तो क्या है वो ठोस है, ठोस, तो लिख yes। दिया सॉलिड है। सॉलिड। लिखे थे आयरन में। जिंक भी सॉलिड है, पी भी सॉलिड है, लेड लेड सॉलिड है कि नहीं है? है। लेड जानते हैं ना, वही लेड जो कलई करते हैं, वो बालू की तरह किरकिरी की तरह होता है लेड। ठीक है, वैसे इसको पीसा जा सकता है लेकिन उतना टूटता नहीं है, बहुत मजबूत होता है बालू की तरह। अब बालू में चमक जो होती है उसकी सतह के समतल और बहुत ही पालीदार होने के कारण होता है, उससे बालू चमकता है। जी बालू वाले रेगिस्तान में चले जाओ, वहाँ पर देखो कि एकदम बालू धूप पड़ता है बालू पर ना, तो चमकता चमकता दिखाई देता है, लग रहा है कि ऊपर वहाँ पर उठा हुआ है। और ये घटना एक मृग मारीचिका कहलाती है। मृग मारीचिका सड़कों पर कहीं देखे होगे, पिच वाले सड़कों पर, मेन सड़क पर पिच वाला, तो यहाँ हो और वहाँ दूर देखोगे ना तो चमकता दिखाई देगा रोड, हाँ और सर। वहाँ जाओगे तो पता नहीं गायब। हाँ। तो वही होता है मृग मारीचिका, ये अपवर्तन घटना से होता है। आगे पढ़ेंगे उसको, देखेंगे। नोट कर लिए, ये क्या है? लेड क्लोराइड, और ये कॉपर। नोट कर लीजिए। इस प्रकार से और भी हो सकते हैं, इसको बना सकते हैं। दूसरा लिखेंगे उभय अपघटन अभिक्रियाएं। फिर डालते हैं, इसको हटा दूँ, यहाँ हो जाएगा। दूसरा उभय अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक, उभय अपघटन नाम से स्पष्ट है। उभय मतलब दोनों तरफ, दोनों। अपघटन अभिक्रिया अपघटित होना, उसने विस्थापन था, वही बात है। अपघटन का मतलब जो टूटना होता है। तो देखते हैं क्या है इसमें। लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयन अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए पदार्थ बनाते हैं। उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, इन्हें द्विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे यहाँ लिखता हूँ, ऊपर नीचे जगह नहीं है। सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम क्लोराइड का परस्पर अपघटन से नए पदार्थ का बनना कैसे लिखेंगे? सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, इनका परस्पर अपघटन हो रहा है। तो पहले बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का फार्मूला। NaCl सलो जानते हैं, नमक, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 बनता है ना, बेरियम का 2+ होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान का, ये बेरियम बहुत ज़्यादा प्रमुख क्रमांक वाला है। अब ये उभय अपघटन होगा, तो सबसे पहले इसके बारे में लिख दें। ये सोडियम, हमने क्या लिखा है सोडियम क्लोराइड का, रुक जाइए, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड नहीं है, सोडियम सल्फेट है, गलत हो गया ये एक चीज, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट का Na2SO4 होगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट बन गया जी। सोडियम सल्फेट। अब देखिए क्रिया कराते हैं, कैसे करना है। सोडियम क्रिया करेगा क्लोरीन से, बेरियम क्रिया करेगा सल्फेट से। दोनों का आपस में मूलकों का और तत्वों का विनिमय हो गया, मतलब दोनों तरफ से हो रहा है। इस यौगिक का सोडियम इस यौगिक के क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, और इस यौगिक का बेरियम इस यौगिक के सल्फेट से क्रिया कर रहा है। तो इस प्रकार से ये एक क्या हो गया, उभय अपघटन अभिक्रिया। इसको और कौन सा नाम देते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम इसको बना सकते हैं ऐसे, NaCl बना लेंगे ना। NaCl कैसे बनता है? सोडियम और क्लोरीन किया करता है, तो सोडियम का धनावेश क्लोरीन का ऋणावेश दोनों कैंसिल, NaCl बन गया। प्लस बेरियम का होता है 2+, तो देखिए समझिएगा, बेरियम का 2+ का मतलब Ba2+ लिखा और SO4 -2 दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, तो BaSO4 बनेगा, BaSO4।
ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसी मैंने पहले लिखवाया था रिवीजन करने के लिए, ऐसे आप रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से बना सकें। ये क्या है, सोडियम सल्फेट लिख लें, सोडियम सल्फेट, और ये जली विलेन है ना, एक्वियस। ठीक, एक्वियस है, इसमें एक ही केवल एक्वियस नहीं है, और कौन सा है, बेरियम सल्फेट वाला, ये सॉलिड है और ये एक्वियस है। सोडियम क्लोराइड और ये है सॉलिड, ये घुलता नहीं है। आपको तो पता ही होगा, ये जो सोडियम क्लोराइड लिखा हूँ ये नमक है, तो नमक जल में घुल जाता है, तो लिख देंगे एक्वियस सोडियम सल्फेट, और यहाँ लिखेंगे बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, और ये है सोडियम क्लोराइड, ये आप लोग सबसे पहले ही जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप लोग खाते रहते हैं। जी। शरीर में नमक की कमी से घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ही हो गया, ठीक है। ऐसे और भी हैं, इसमें मैं लिख देता हूँ। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, AgNO3, AgNO3। मनीष, Ag को क्या बोलते हैं? सिल्वर, Ag क्या है? सिल्वर, Ag सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट। अब बनाइए, AgCl बन गया प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। बिल्कुल आसान है, बना सकते हैं ऐसे। संयुक्ता लिखवाते हो, कंप्लीट करते रहिए, बिल्कुल आसान समीकरण बनेंगी। और बाद में इस रासायनिक अभिक्रिया को या तो आप संतुलित कीजिए या न कीजिए, लेकिन अभी तक हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि एग्जाम्पल लेकर देख रहे हैं। तो नहीं संतुलित करते हैं तो भी चलेगा, ठीक रहेगा, ठीक है। करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, एक यहाँ तो हम कर रहे हैं, ये 2 होगा ना, 2 है ना, क्योंकि यहाँ पर सोडियम 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, और क्लोरीन भी 2 है तो 2 करना पड़ेगा, तो एक ही बारे में 2 लगा दिया। अब उधर बेरियम 1, क्लोरीन 2, SO4 1 है, SO4 1 है, हो गया। इससे पहले वाले में चेक कर लिया कहीं संतुलित करना है कि नहीं करना है। इससे पहले वाले में कहीं भी संतुलित नहीं किया गया, वो सब संतुलित था, चेक कर लीजिएगा उसको, ठीक है। बस यहाँ पर इसको 2 बना देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ये तीसरी वाली जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार था, ये भी समाप्त। इस प्रकार के और भी हो सकते हैं, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण के संतुलन वाले प्रश्न में देखेंगे, कौन किस प्रकार से वो पूछा जाता है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है, उसको देखेंगे, ठीक है। नोट कर लो। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। हमने आपको कुछ अभिक्रियाओं को सूचनात्मक बनाने के लिए कुछ तरीके लिखे थे, आपको याद होगा। उसमें क्या बताया गया था कि जब किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है तो उसको उस रासायनिक अभिक्रिया में प्लस करके लिखा जाता है, और यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जाती है तब उस अभिक्रिया में उत्पाद की तरफ माइनस करके लिखा जाता है। यानी कि यदि किसी भी अभिक्रिया में, जैसे ये मान लीजिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यहाँ पर देख रहे हैं, जब कार्बन को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, तो इसमें 94 किलो कैलोरी का ऊष्मा प्राप्त होता है, अर्थात इसको प्लस करके लिखा गया है, क्योंकि ये निर्मुक्त हो रही है, निकल रही है। और दूसरी चीज़ है, अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी तो उसमें ऊष्मा जो होगा वो पहले 45 किलो कैलोरी ग्रहण करेगा, तब जा कर के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के क्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो पहले ऊष्मा को ग्रहण करती है, उसके बाद ही तो दूसरी कोई क्रिया करती है, ठीक है। ये ध्यान में रखते हुए आपको
इसका अध्ययन करना है। तो देखिए क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ये होती है लिख देते हैं, ऊष्मा निर्मुक्त होती है या निकलती है, निर्मुक्त यानी कि निकलती, निकलना, या ऐसी आप समझ जाए, निर्मुक्त होती है, आपको पता है निर्मुक्त होती है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक, ये कार्बन ग्रेफाइट का अपर रूप होता, कार्बन का अपर रूप होता है ग्रेफाइट। तो इस ग्रेफाइट को यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि धुआं प्राप्त होता है और साथ में 94 किलो कैलोरी का ऊष्मा मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं ऊष्मा स्रोती अभिक्रियाएं। ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात जब ये ऊष्मा स्रोती अभिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं तो सबसे पहले ऊष्मा को ग्रहण करेगी, तब जाकर के ही कोई अभिक्रिया करती है। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है 45 किलो कैलोरी ऊष्मा ग्रहण करेगी, तब जा करके ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए इसको अध्ययन करना है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ऊष्मा स्रोती अभिक्रिया का। देखो, कार्बन और सल्फर दोनों को आपस में क्रिया करवाते हैं, तो ये क्रिया तब होती है जब 20,000 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त हो। तो उस 20,000 किलो कैलोरी ऊष्मा को या तो हम इस तरफ प्लस करके लिखें या उस तरफ माइनस करके लिखें, क्योंकि अगर वो ग्रहण करती है तो अभिकारक की तरफ लिखोगे, निर्मुक्त करती है तो उत्पाद की तरफ प्लस करके लिखोगे, और इसका उल्टा, अगर वो ग्रहण करती है तो उत्पाद की तरफ माइनस करके लिखो, और यदि वो निर्मुक्त करती है तो अभिकारक की तरफ माइनस करके लिखो। दोनों तरीका है, लेकिन सिंपल से जब हमने प्रतीकात्मक रूप लिखवाया था, उस प्रतीकात्मक रूप में निर्मुक्त ऊर्जा को उत्पाद की तरफ प्लस करके लिखेंगे और ग्रहण की गई ऊर्जा को या तो उत्पाद की तरफ माइनस करके लिखो या तो अभिकारक की तरफ प्लस करके लिखो। तो इसी वाले को हमने लिख दिया यहाँ पर। तो जैसे देखो, ये 20,000 किलो कैलोरी ऊष्मा ग्रहण करेगी, तब जाकर के कार्बन डाई सल्फाइड बनाएगा। तो इसमें 2 सल्फर है इसलिए डाई बोल रहे हैं, तो कार्बन डाई सल्फाइड बना है। अब ये कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा, कैसे बनेगा? कार्बन की वैलेंसी 4 होता है माइनस में, और सल्फर का इसको +2 ले लो, जो भी हो। सल्फर धातु है कि अधातु है? अधातु है ना। देख लेते हैं, सल्फर 16 2 8 8 2 10 6 16 6 अधातु है, तो माइनस में लिया। यहाँ पर जो दोनों अधातु हैं, ये अधातुओं में उपसंयोजन यौगिक का निर्माण होता है। ये उपसंयोजन यौगिक है CH2। आदान प्रदान करवाइए, C2H4 2 से डिवाइड हुआ CH2, यही बना है यहाँ पर। ठीक, अब समझिए, अगर हम इसको 20,000 किलो कैलोरी को अगर इधर लाएंगे तो -33 इधर आ करके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका है। तो यहाँ पर भी कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऊष्मा स्रोती। जब भी ऐसी किलो कैलोरी के रूप में कोई ऊष्मा इधर प्लस करके लिखा तो समझ जाओ क्या है, ऊष्मा स्रोती अभिक्रिया है। और ऊष्मा स्रोती अभिक्रिया किसका प्रकार होता है? तो अंतर है विस्थापन या प्रतिस्थापन का। ठीक है, नहीं विस्थापन नहीं, ये वास्तव में ही ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा स्रोती होता ही है। ठीक।